कहानी शुरू करने से पहले जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलना। बाथरूम रोमांस। देखिए, मुझे परेशान मत कीजिए, जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ये कहकर रोज ने ब्लैंकेट को पूरा मुंह तक कवर कर लिया। डैनियल उसे कुछ पल तक देखता रहा और फिर बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाने की आवाज से रोज ने ब्लैंकेट को नीचे किया और गुस्से से गेट की तरफ देखते हुए बोली, मैंने सिर्फ खुद से दूर जाने के लिए कहा था, ये नहीं कि कमरे से ही बाहर चले जाओ। मिस्टर डैनियल मुझसे प्यार ही नहीं करते, उन्हें सच में लगता है कि मेरे अंदर बचपना है, लेकिन अगर कहीं उन्होंने मेरी बात मानकर अपनी उम्र की कोई लड़की ढूंढ ली तो फिर मैं क्या करूंगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इतने सालों तक मैं दूर रही, इनफैक्ट मैं छोटी थी तब तो उन्होंने किसी को अपने करीब आने नहीं दिया। अलेक्सा आंटी को भी नहीं, तो फिर अब जब मैं उनकी बीवी बन चुकी हूँ, वो भी उनके बच्चे की माँ बन चुकी हूँ, तो वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रही हूँ। मुझे खुद को शांत करना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ उस औरत की वजह से हुआ है, उस मोनिका चुड़ैल की वजह से। कहने को तो वो रिश्ते में मेरी मदर इन लॉ है, पर मन तो ऐसा कर रहा है कि अभी के अभी जाकर उसे मार डालूं। वो ना हमारी जिंदगी में आती, ना ही हमारी जिंदगी में ऐसी चीज क्रिएट होती। भगवान करे कि वो मर जाए, इसके बाद मैं सुकून से जी पाऊंगी। रोज ने लगभग 15 से 20 मिनट तक मोनिका को बहुत ही गालियां दी और फिर आखिर में थककर वो सो गई। अगली सुबह सुबह का वक्त था। रोज की आंखें एक दर्द के साथ खुल गई। उसने अपने सीने की तरफ देखा तो इस वक्त रावंश उसके सीने में घुसकर अपने छोटे छोटे दांतों से बाइट कर रहा था। ये देखकर रोज ने दर्द में कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे दर्द हो रहा है। अगर तुम्हें फीडिंग करनी थी तो तुम मुझे जगा सकते थे ना। ऐसे खुद से क्यों फीडिंग करने लगे? तुम तो मेरी ड्रेस भी खोल नहीं सकते। बेबी, तुम बहुत ज्यादा बदमाश हो चुके हो, बिल्कुल अपने डैडी की तरह शैतान हो गए हो। ये सब पर बड़बड़ाते हुए उसने अपनी ड्रेस खोल दी। ड्रेस खोलते ही रावंश की आंखें और भी बड़ी बड़ी हो गई। वो अपने छोटे छोटे दांत दिखाकर खिलखिलाने लगा। उसको ऐसे देखकर रोज के चेहरे पर ना चाहते हुए भी स्माइल आ गई। रावंश आगे बढ़ा और तुरंत फीडिंग करने लगा। रोज उसे लेकर गोद में ही बैठ गई और उसके बालों में हाथ फेरने लगी। तभी दरवाजा खुला और डैनियल शॉवल लेकर बाहर निकला। डैनियल की कमर पर सिर्फ एक ब्लैक कलर की टॉवल थी। उसके 8 पैक एब्स और मस्कुलर चेस्ट से टपक रहे पानी को देखकर एक सेकंड के लिए रोज की सांस ही अटक गई। वो आंखें फाड़े बेशर्मों की तरह डैनियल को देखने लगी, लेकिन डैनियल ने उसे नहीं देखा। वो अपने बालों को टॉवल से पोंछते हुए मिरर के सामने आकर खड़ा हो गया। तभी रोज ने धीरे से कहा, आपकी उम्र जितनी बढ़ रही है उतने ज्यादा आप हॉट होते जा रहे हैं। मुझे तो अब आपसे जलन हो रही है। मेरी फिटनेस तो रावंश की वजह से बिल्कुल खराब हो गई है, लेकिन आपकी फिटनेस तो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई है। लेकिन डैनियल ने इसका जवाब नहीं दिया। वो बस अपने बालों को सेट करता रहा। रोज ने वापस से कहा, यू नो वॉट, आप अभी बहुत हॉट लग रहे हैं। आपने फिर से जिम ज्वाइन कर लिया है क्या? लेकिन इस बार भी डैनियल ने कुछ नहीं कहा। रोज ने ये एहसास किया तो वो हल्के गुस्से में बोली, मिस्टर डैनियल, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? डैनियल ने अब अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर बोला, तुमने मुझे बुढ़ा बोला था, तो अब एक बुढ़े को देखकर इतनी पागल क्यों हो रही हो? ये सुनते ही रोज के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो हंसते हुए बोली, तो अब मुझे समझ आया, आप कल की बात को लेकर नाराज है। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। मुझे पता है कि आप कभी बूढ़े हो ही नहीं सकते, और अगर आपकी उम्र भी हो जाएगी ना, फिर भी आप मुझे ऐसे ही हैंडसम और हॉट दिखोगे जैसे अभी दिख रहे हो। सच में मन तो ऐसा कर रहा है कि जैसे ये मुझे फीड कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह मैं भी आपको फीड करूं। आपके वो निपल्स तो मुझे। ये सुनते ही दूसरे ही पल डैनियल ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, चुप हो जाओ। हमारा बेटा जग रहा है, वो सुनेगा तो क्या सोचेगा? आई नो तुम बेशर्म हो, पर इतनी भी बेशर्म मत बनो। ये सुनकर रोज ने मुंह बनाते हुए रावंश की तरफ देखा, जो बहुत ही ध्यान से टुकुर टुकुर कभी डैनियल को देख रहा था तो कभी रोज को देख रहा था, पर फीडिंग लगातार कर रहा था।
ये देखकर रोज ने गहरी सांस लेकर कहा, बेबी जब मम्मा डैडी बात कर रहे हो तो आप अपने कान पर हाथ रख लिया करो, ओके। ये सुनकर रावंश ने क्यूटली अपना मुंह उसके सीने से निकालते हुए बोला, हाथ ममा। उसकी ये बात सुनकर रोज ने उसके दोनों छोटे हाथों को पकड़ा और उसके कान पर रखते हुए बोली, ऐसे रख लिया करो जब मम्मा डैडी आपस में बात किया करे तो, ओके। ये सुनकर जैसे रावंश को समझ आ गया हो, वो अपना छोटा सा सर जोर जोर से हाँ में हिलाने लगा। तभी डैनियल ने अपनी भौहें चढ़ाकर कहा, वो अभी सिर्फ 9 महीने का है, उसे इतना पता नहीं चलेगा, इसलिए उसे कुछ भी सिखाने का कोई फायदा नहीं है। ये सुनकर रोज ने स्माइल के साथ कहा, अभी आपको यही तो नहीं पता अपने बेटे के बारे में, वो बहुत ही आसानी से समझ जाएगा, आप बस देखते जाइए। ये सुनकर डैनियल उसे घूरने लगा और वही रावंश फिर से फीडिंग करने लगा। कुछ पल तक रोज और डैनियल दोनों ही उसे देखते रहे और फिर रोज ने कहा, मिस्टर डैनियल क्या आज आप ऑफिस से जल्दी आएंगे? डैनियल ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? रोज ने कहा, इसे हॉस्पिटल लेकर चलना है। मोक्ष अंकल ने कहा था कि कुछ टेस्ट अब हॉस्पिटल से होंगे तो इसलिए यहाँ पर इसका चेकअप नहीं हो पाएगा। ये सुनकर डैनियल ने कुछ सोचते हुए कहा, आज मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, मैं अवेलेबल नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मैं अपने असिस्टेंट को भेज दूंगा, वो सारी फॉर्मेलिटी देख लेगा। ये सुनते ही रोज गुस्से के साथ बोली, ये क्या आपके असिस्टेंट का बेटा है? डैनियल के हाथों की मुट्ठियां बंद हो गई। वो गुस्से के साथ बोला, तुम हर चीज का उल्टा मतलब क्यों निकालती हो? रोज भी गुस्से के साथ बोली, तो आप अपने असिस्टेंट को क्यों भेज रहे हैं? मैंने आपको बोला है, आप इसके डैड हैं ना कि आपका असिस्टेंट। वो मेरे साथ सोने नहीं आया था। ये सुनते ही डैनियल गुस्से के साथ बोला, जस्ट शट अप। तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चलने लगी है, इसे संभाल लो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे अच्छे से पता है ये मेरा बेटा है। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे अलावा कोई दूसरे की औकात नहीं जो तुम्हारे साथ सो सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम इस तरह की बातें बोलोगी। अगर मीटिंग इम्पॉर्टेंट ना होती तो मैं खुद आता। लेकिन रोज ने चिढ़कर कहा, मैं आपके साथ ही जाना चाहती हूँ। अगर आपका असिस्टेंट आया तो सोच लीजिएगा, आपकी जहाँ मीटिंग होगी मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी और फिर ऐसे कांड करूँगी कि आप बस देखते रह जाएंगे। ये सुनकर डैनियल गुस्से से कसमसाते हुए बोला, तुम मुझे ऐसी धमकी नहीं दे सकती। लेकिन स्माइल के साथ रोज ने कहा, मिस्टर डैनियल मैं सिर्फ धमकी नहीं देती, आपको पता है कि मैं करके भी दिखाती हूँ। डैनियल उसे अब घूर कर देखने लगा। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस लेकर कहा, ओके फाइन, मीटिंग असिस्टेंट अटेंड कर लेगा, मैं आऊँगा, तुम रेडी रहना। ये कहकर वो सीधे क्लोजेट में चला गया और इधर रोज ने स्माइल के साथ कहा, मेरी बात मानते हुए आप कितने अच्छे लगते हैं, बस इसी तरह आप अपनी माँ के सामने भी मेरी बात माना कीजिए, फिर देखिए आपकी माँ का क्या हाल करती हूँ मैं। ये कहते हुए उसने अपना फ़ोन उठाया और किसी के पास एक मैसेज टाइप कर दिया। इधर दूसरी तरफ कॉटेज के अंदर मोनिका गुस्से के साथ चिल्लाते हुए बोली, अभी तक उसका बच्चा मेरे पास क्यों नहीं आया? उस बच्चे को मैं अपने हाथ से मारना चाहती हूँ, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। उस बच्चे को मेरे सामने लेकर आओ, क्योंकि एक बार उसका बच्चा मरा तब वो खुद अपने आप मर जाएगी, उसके बाद मैं अपने बेटे की जिंदगी में जाऊंगी, इसलिए मेरा काम जल्द से जल्द होना चाहिए। इसके जवाब में उस आदमी ने घबराते हुए कहा, मैडम हमने कोशिश की थी पर उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा चालाक है, और मिस्टर डैनियल ने भी बच्चे के आसपास काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी सिस्टम लगाया है, वो बच्चा कहीं भी अकेले नहीं जाता, इसलिए उसे किडनैप करना मुश्किल हो रहा है। मोनिका ने दांत पीसकर कहा, मैं तुम्हें पैसे किस लिए दे रही हूँ? ये सब सुनने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए। जाओ जाकर उस बच्चे को मेरे पास लेकर आओ। मैं उसे इतना तड़पा कर मारूंगी कि उसकी रूह भी कांप जाएगी, और अगर तुमसे ये काम नहीं होता है तो बता दो, मैं ये काम किसी। लेकिन इसके आगे वो कुछ कह पाती उससे पहले ही गेट से आवाज आई, ये काम मैं करूंगी और सिर्फ 12 घंटे के अंदर अंदर करूंगी। उस आवाज को सुनते ही मोनिका के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने तुरंत गेट की तरफ देखा तो एक लड़की हल्की स्माइल के साथ खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ धब्बे दिखाई दे रहे थे। उस लड़की को कुछ पल तक देखते रहने के बाद मोनिका ने कहा, अलेक्सा क्या ये तुम हो?
अलेक्सा ने जब ये सुना तो वो अंदर की तरफ आते हुए बोली, कम से कम आपने तो मुझे पहचान ही लिया, वरना मेरा चेहरा बदल जाने के बाद कोई भी मुझे पहचान नहीं पा रहा है। ये सुनकर मोनिका हैरान होकर बोली, तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है ना? अलेक्सा ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ उस रोज की वजह से। उसने और उसके बेटे ने मेरे चेहरे का जो हाल किया, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई थी, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। बेशक से मेरा चेहरा बदल गया है, लेकिन यही चेहरा मेरी ताकत बनेगा। अब मैं इस चेहरे से ही ऐसा काम करूंगी जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। ये सुनकर मोनिका के चेहरे पर एक गहरी स्माइल आ गई। वो अलेक्सा को कंधे से पकड़कर बोली, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। सच में तुमने जिसका चेहरा लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है, और वाकई इस चेहरे से तुम बहुत कुछ कर सकती हो। ये सुनकर अलेक्सा ने हंस कर कहा, इसीलिए तो मैंने स्पेशली डॉक्टर से इस चेहरे को अपने चेहरे पर लगाने के लिए कहा था। अब देखिए मैं कैसे उस बच्चे को आपके सामने लेकर आती हूँ। आप उस बच्चे को तड़पा तड़पा कर मारिएगा, क्योंकि मेरे चेहरे को खराब करने में उस बच्चे का ही हाथ था, और फिर वो रोज अपने आप ही तड़प कर मर जाएगी। ये सुनकर मोनिका ने भी हंसते हुए कहा, हाँ, और अब तुम आ गई हो तो वो बच्चा भी मेरे पास जल्दी आ जाएगा। इसके जवाब में अलेक्सा ने भी अपना सिर हिलाया और वहां से जाते हुए बोली, मैं अपना काम करने जा रही हूँ, मेरा इंतजार कीजिएगा। बहुत जल्द वो बच्चा आने वाला है। ये सुनकर मोनिका ने भी हंसते हुए सिर हिलाया। अलेक्सा वहां से निकल गई। इधर दूसरी तरफ गार्डन में दिलेर के साथ रावंश खेल रहा था। दिलेर उसकी तरफ बॉल फेंक रहे थे, जिसे रावंश जल्दी से क्रोल करते हुए उछलकर पकड़ रहा था। तभी वहां पर मैक्स आया और रावंश को गोद में उठाकर बोला, आज मैं तुम्हें अपने ऑफिस लेकर चलूंगा। तुम्हारे साथ मैंने जो इंस्टाग्राम पर फोटोज पोस्ट की थी उसे देखकर ऑफिस की सारी लड़कियों ने कमेंट किया है। इसका मतलब वो तुमसे काफ़ी इम्प्रेस हुई है, तो अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा तो वो मुझसे भी इम्प्रेस हो जाएंगी, और फिर मैं उनके साथ आराम से वन नाइट स्टैंड कर सकता हूँ। रावंश बस टुकुर टुकुर मैक्स को ही देखने लगा और उसकी बात सुनने लगा जैसे उसे समझ आ रहा हो। लेकिन तभी दिलेर गुस्से के साथ बोले, वो बच्चा है, उसे ये सब कुछ क्या बता रहे हो? वो ऑफिस नहीं जाएगा। तुम्हें याद है ना, डैनियल ने सख्त मना किया है कि इसे घर से बाहर भी ना निकाला जाए। इसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, इसलिए तुम इसे अभी कहीं मत लेकर जाओ। ये सुनकर मैक्स ने कहा, आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? वैसे भी उस ऑफिस में भी डैनियल का सिक्योरिटी सिस्टम है, वहाँ कुछ भी नहीं होने वाला। दोपहर में इसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा, तब तक मैं इसे लेकर आ जाऊंगा। अभी के लिए मुझे इसे लेकर जाने दो। ये सुनकर दिलेर ने कहा, लेकिन अगर इसे कुछ। पर तभी मैक्स ने कहा, कुछ भी नहीं होगा, मुझ पर यकीन रखिए। जिसके बाद वो रावंश के गाल पर किस करके बोला, मैं तुम्हारा बड़े पापा हूँ, क्या तुम अपने बड़े पापा पर यकीन करते हो? रावंश को कुछ समझ तो नहीं आया, पर वो जल्दी से अपना छोटा सा सिर जोर जोर से हमें हिलाने लगा। ये देखकर मैक्स हंस दिया और दिलेर को देखकर बोला, ये देखिए, ये खुद अपने बड़े पापा पर यकीन करता है। अब मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। ये कहकर वो बिना दिलेर की कोई भी आगे बात सुने वहां से बाहर निकल गया। दिलेर ने खुद से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ तो होने वाला है, कुछ ऐसा जो किसी ने नहीं सोचा होगा। इधर दूसरी तरफ बाथरूम के अंदर इस वक्त रोज की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। रोज लगातार सिसकियां ले रही थी। डैनियल अपना काम कर रहा था। वो बहुत ही पैशनेट होकर उसकी बॉडी में शामिल था और उसे गहराई से प्यार कर रहा था। रोज के हाथ डैनियल के कंधे पर थे। वो अपना सर उसके सीने के पास चिपकाए हुई थी और डैनियल दीवार से सटकर ही उसे गहराई से प्यार कर रहा था। लगभग 1 घंटे तक उस सेशन के बाद रोज थककर उसकी बाहों में गिर गई। डैनियल ने उसे साफ किया और उसे लेकर बाथरूम से बाहर निकला। उसने उसे बेड पर लिटाया और उसे ब्लैंकेट से ढकते हुए बोला, तुम्हारी वजह से मुझे दोबारा शॉवर लेना पड़ा, तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। इसके जवाब में रोज ने अपनी अधमरी हालत में बोली, आप जैसा पति हो तो कौन सी बीवी कंट्रोल करना चाहेगी? सच कहूँ तो आप मुझे पूरी तरह से सेटिस्फाई करते हैं और यही बात मुझे आपकी सबसे ज़्यादा पसंद है। आप फिजिकल नीड को बहुत अच्छे से पूरा करना जानते हैं।
आई रियली लव यू मिस्टर डैनियल। ये सुनकर डैनियल के चेहरे पर भी हल्की स्माइल आ गई। वो उसके चेहरे को सहलाते हुए बोला, आई लव यू टू। अब रेस्ट करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मम्मा फीडिंग करवाएगी। रावंश का गायब होना। थोड़ी देर बाद रोज रेडी होकर नीचे आई। उसने एक रेड कलर की ड्रेस पहन रखी थी। उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और चेहरे पर एक अलग ही ग्लोइंग स्क्रीन लग रही थी। लेकिन जैसे ही वो नीचे आई उसने आसपास देखते हुए कहा, रावंश बच्चे कहाँ है मेरा लिटिल टाइगर? मम्मा उसे फीडिंग करवाएगी। कहाँ है बेबी? ये कहते हुए वो आसपास रावंश को देखने लगी। पर तभी वहां पर दिलेर आते हुए बोले, रोज बेटा दरअसल रावंश यहाँ नहीं है। ये सुनते ही रोज ने दूसरे ही पल कहा, व्हाट, कहाँ गया? आपने मेरे बेटे को कहाँ भेज दिया? ये सुनते ही जल्दी से दिलेर ने कहा, अरे तुम्हें घबराने की या गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि उसे मैक्स अपने साथ ऑफिस लेकर गया है। उसने कल इंस्टाग्राम पर शायद एक फोटो पोस्ट की थी, तो उसके ऑफिस के सभी लोग हमारे टाइगर से मिलना चाहते थे, इसलिए वो लेकर गया है। तुम घबराओ मत, वो हॉस्पिटल जाने से पहले वापस आ जाएगा। उसने कहा है कि 1 घंटे में उसे घर लेकर आएगा। ये सुनते ही रोज के एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा खराब हो गए। वो तुरंत गुस्से के साथ बोली, एक बार आपको मुझसे पूछ लेना चाहिए था। आपको पता भी है उसे मैं कितना ज्यादा छुपा कर रखती हूँ, और आपने उसे इस तरह से मैक्स अंकल के साथ जाने दिया। आप ऐसा कर भी कैसे सकते हैं अंकल? ये सुनकर दिलेर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं अच्छे से जानता हूँ कि उसे हम सब बहुत छुपा कर रखते हैं, और यकीन मानो मैक्स भी यही करेगा। आसपास कोई भी मीडिया नहीं है, वो बहुत ही केयरफुल होकर उसे लेकर गया है, तुम फिक्र मत करो। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, कौन, कहाँ, किसको लेकर गया है? डैनियल की आवाज से सबने पीछे देखा तो डैनियल अपने हाथों की स्लीव्स को फोल्ड करते हुए अंदर आ रहा था। उसे देखकर रोज ने कहा, आपको पता है लिटिल टाइगर यहाँ नहीं है। ये कहकर उसने उसके माथे को चूम लिया और वहां से बाहर निकल गया। इधर रोज गहरी नींद में चली गई। मम्मा फीडिंग करवाएगी। रावंश का गायब होना। थोड़ी देर बाद रोज रेडी होकर नीचे आई। उसने एक रेड कलर की ड्रेस पहन रखी थी। उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और चेहरे पर एक अलग ही ग्लोइंग स्क्रीन लग रही थी। लेकिन जैसे ही वो नीचे आई उसने आसपास देखते हुए कहा, रावंश बच्चे कहाँ है मेरा लिटिल टाइगर? मम्मा उसे फीडिंग करवाएगी। कहाँ है बेबी? ये कहते हुए वो आसपास रावंश को देखने लगी। पर तभी वहां पर दिलेर आते हुए बोले, रोज बेटा दरअसल रावंश यहाँ नहीं है। ये सुनते ही रोज ने दूसरे ही पल कहा, व्हाट, कहाँ गया? आपने मेरे बेटे को कहाँ भेज दिया? ये सुनते ही जल्दी से दिलेर ने कहा, अरे तुम्हें घबराने की या गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि उसे मैक्स अपने साथ ऑफिस लेकर गया है। उसने कल इंस्टाग्राम पर शायद एक फोटो पोस्ट की थी, तो उसके ऑफिस के सभी लोग हमारे टाइगर से मिलना चाहते थे, इसलिए वो लेकर गया है। तुम घबराओ मत, वो हॉस्पिटल जाने से पहले वापस आ जाएगा। उसने कहा है कि 1 घंटे में उसे घर लेकर आएगा। ये सुनते ही रोज के एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा खराब हो गए। वो तुरंत गुस्से के साथ बोली, एक बार आपको मुझसे पूछ लेना चाहिए था। आपको पता भी है उसे मैं कितना ज्यादा छुपा कर रखती हूँ, और आपने उसे इस तरह से मैक्स अंकल के साथ जाने दिया। आप ऐसा कर भी कैसे सकते हैं अंकल? ये सुनकर दिलेर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं अच्छे से जानता हूँ कि उसे हम सब बहुत छुपा कर रखते हैं, और यकीन मानो मैक्स भी यही करेगा। आसपास कोई भी मीडिया नहीं है, वो बहुत ही केयरफुल होकर उसे लेकर गया है, तुम फिक्र मत करो। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, कौन, कहाँ, किसको लेकर गया है? डैनियल की आवाज से सबने पीछे देखा तो डैनियल अपने हाथों की स्लीव्स को फोल्ड करते हुए अंदर आ रहा था। उसे देखकर रोज ने कहा, आपको पता है लिटिल टाइगर यहाँ नहीं है। ये सुनकर डैनियल ने अपनी सर्द आवाज में कहा, क्यों, कहाँ चला गया? तभी दिलेर ने कहा, मैक्स उसे लेकर ऑफिस चला गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी, पर उसने कहा कि वो 1 घंटे में उसे वापस लेकर आ जाएगा, इसलिए मैंने फिर इतना नहीं जाने दिया। ये सुनते ही अब गुस्से के साथ डैनियल बोला, डैड आखिर आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? मैंने कहा था कि उसे घर से बाहर, खासकर ऑफिस जैसे एरिया पर ना ले जाया जाए। आपको मैंने बताया था ना कि उसके ऊपर कौन सा खतरा है।
आपने उसे ऐसे कैसे भाई के साथ जाने दिया? भाई बहुत ही ज्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल इंसान है। ये सुनकर रोज ने भी अपना सर हिलाते हुए कहा, मुझे उन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। वो मेरी बेटे को कहीं भी इधर उधर छोड़ देंगे, वैसे भी हर कोई उसके जान का दुश्मन बना हुआ है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। प्लीज मिस्टर डैनियल अभी के अभी जाए और उसे वापस लेकर आए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। ये सुनकर डैनियल ने उसे संभालते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं जा रहा हूँ, उसे कुछ भी नहीं होगा। भाई इतने भी लापरवाह नहीं है कि वो रावंश को कहीं भी छोड़ देंगे। ये सुनकर रोज गुस्से के साथ बोली, बात उनकी लापरवाही की नहीं है, बल्कि बात उस औरत की है जिससे मैं अपने बेटे को बचाना चाहती हूँ। जब उस औरत ने पेट में मेरे बेटे को मारने की कोशिश की थी तब तो हकीकत में वो पता नहीं क्या कर देगी। पहली बार मुझे अपने बेटे को लेकर कमजोरी महसूस हो रही है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। प्लीज मिस्टर डायल जाए, मेरे बेटे को लेकर आइए, और अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं खुद जाऊंगी। ये कहकर वो वहां से जाने लगी तो डैनियल ने गुस्से से उसके हाथ को पकड़कर कहा, क्या मैंने एक बार भी मना किया कि मैं नहीं जाऊंगा? तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? तुम माफिया हो, लेकिन अभी तुम्हें इतनी भी दुनियादारी की समझ नहीं है। चुपचाप घर में रहो, मैं उसे लेकर आता हूँ और तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। वो मैक्स के साथ ही होगा। मुझे भाई पर इतना तो यकीन है कि वो रावंश को कुछ नहीं होने देंगे। ये कहकर वो वहां से सीधे बाहर निकल गया और इधर रोज अपनी जगह खड़ी रही। तभी दिलेर ने हिचकी जाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे नहीं पता था कि इस तरह से कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, वरना मैं कभी उसे ऐसे नहीं भेजता। तभी रोज गुस्से के साथ बोली, अंकल मुझे एक बात बताइए, क्या आपको मिस्टर डैनियल की माँ के बारे में कुछ पता है? ये सुनते ही दिलेर के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो जल्दी से अपनी नज़र चुराते हुए बोला, ये तुम क्या कह रही हो? वो तो बहुत पहले ही मर चुकी थी। ये सुनते ही रोज ने दांत पीसते हुए कहा, बस कीजिए, मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत कीजिए। मैं अच्छे से जानती हूँ कि कौन जिंदा है और कौन मर गया है, और हाँ, मुझे मिस्टर डैनियल की माँ का पूरा सच पता चल चुका है। मैं ये भी जानती हूँ कि उन्होंने ही प्रेगनेंसी के टाइम मुझे और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की थी, और अब वो वापस से मिस्टर डैनियल को हासिल करना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मिस्टर डैनियल मेरे हैं और मेरा बच्चा भी मेरा है। मैं दोनों में से किसी को उस औरत को नहीं दूंगी। ये कहकर वो गुस्से से कमरे में चली गई। तो वहीं दिलेर ये सब सुनकर खुद से बोले, तुम अभी मोनिका को नहीं जानती। वो बेशक से माफिया नहीं है, लेकिन माफिया से कम नहीं है। वो बहुत ही शैतान औरत है। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, और अगर उसकी नज़र रावंश पर है तो रावंश को नुकसान पहुंचाने के लिए भी किसी भी हद तक जाएगी। इधर दूसरी तरफ एक इंडस्ट्री के बाहर कार आकर रुकी। 10 ईयरकर से बाहर निकाला और डायरेक्ट अंदर की तरफ जाने लगा, लेकिन अंदर पहले से ही काफी हलचल मची हुई थी। मैक्स गुस्से से सब पर चिल्ला रहा था। डैनियल अंदर पहुंचते ही बिना किसी भाव के साथ बोला, भाई रावंश कहाँ है? मैं उसे लेने के लिए आया हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मैक्स के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो जल्दी से डैनियल की तरफ आते हुए बोला, डैनियल तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? मैं तो घर उसे वापस लेकर आने वाला था ना। लेकिन डैनियल ने सख्त आवाज में कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ तो उसे मुझे दे दीजिए, मैं वैसे भी उसे लेकर हॉस्पिटल ही जाऊंगा। ये सुनकर मैक्स के चेहरे पर पसीने आने लगे। डैनियल उसे ध्यान से देखते हुए बोला, क्या बात है, आप इतना नर्वस क्यों हो रहे हैं? कहाँ है रावंश? उससे कहिए कि उसने बहुत खेल लिया, अब मेरे साथ घर चले। ये सुनकर मैक्स ने हिचकिचाए हुए कहा, डैनियल एक्चुअली मेरी बात शांति से सुनो, बात ये है कि। लेकिन तभी डैनियल ने कहा, मैंने पूछा मेरा बेटा कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसे देखना है, प्लीज मेरे बेटे को बुलाइए। ये सुनकर मैक्स के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा खराब हो गया। डैनियल ये देखकर अब गुस्से के साथ बोला, मेरा बेटा कहाँ है? मैंने कुछ पूछा है, बताइए मेरा बेटा कहाँ है? तभी मैक्स ने आखिर में गहरी सांस लेकर कहा, एक्चुअली बात यह है कि मैं उसे लेकर आया था, एक इम्पोर्टेंट कॉल से मैं दूसरी तरफ चला गया था।
मैंने उसे वहीं के गार्डन में खेलने के लिए छोड़ दिया था। हालांकि मैंने अपने बॉडीगार्ड लगाए थे, पर जब मैं वापस आया तो वहां बॉडीगार्ड मरे हुए थे और रावंश गायब हो गया था। तब से मैं उसे ही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, पर उसका कुछ भी पता नहीं चल। यहाँ तक कि मैंने सीसीटीवी कैमरा भी चेक किया, पर उसमें फोटो शेयर गायब है। मेरा दिमाग खराब हो गया है कि आखिर वो गया तो गया कहाँ। मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैंने तुम्हें अभी तक ये बात नहीं बताई। डैनियल का चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया। वो बस एक तक मैक्स को ही देखता रह गया। मैक्स ने धीरे से कहा, डैनियल मुझ पर यकीन करो, देखो मेरी सच में रावंश से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं उसे यहाँ बहुत खुशी के साथ लेकर आया था। तुम्हें यकीन ना हो तो तुम मेरे एम्प्लॉय से पूछ सकते हो, मैं कितनी खुशी से उसे अपने बेटे के तौर पर सबसे मिला रहा था, पर पता नहीं वो अचानक से कहाँ चला गया। प्लीज़ डैनियल, तुम्हें जो कहना है तुम कह सकते हो, मैं सब कुछ सुन लूंगा, क्योंकि मेरी गलती है। मुझे उसे पर ध्यान रखना चाहिए था, मैंने ऐसा नहीं किया। डैनियल मुझे माफ़ कर दो। वो लगातार बोले जा रहा था, पर तभी डैनियल गुस्से के साथ चिल्लाया, मैंने पहले ही कहा था उसे घर से बाहर ना निकलने दिया जाए, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। बस इतने ही शब्द कहकर वो वहां से बाहर निकल गया। तो वही ये सब सुनकर मैक्स की तुरंत उसके पीछे आते हुए बोला, मैं भी उसे ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम फिक्र मत करो, वो मिल जाएगा। लेकिन डैनियल कर में बैठा और वहां से निकल गया। मैक्स पर उसे जाते हुए देखता रह गया। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए आखिर में कहा, जिस किसी ने भी ये किया होगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो सिर्फ डैनियल का ही बेटा नहीं है, बल्कि उसे मैं भी अपना बेटा समझता था और उसके साथ मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। इधर दूसरी तरफ रोज बेचैन होकर इधर से उधार में डाल रही थी। तभी जास्मिन वहां आते हुए बोली, दीदी अभी तक आप हॉस्पिटल नहीं गई। रोज ने गुस्से के साथ कहा, कैसे जाऊं? ये सुनकर जास्मिन ने ना समझी। मैं कहा, अरे क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हो और ऐसा क्यों कह रही है कि कैसे जाऊं? जाहिर सी बात है कार से जाएंगे और कैसे। रोज ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, देखो जास्मिन, अभी मैं बहुत इरिटेट हूँ और बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं मजाक नहीं करूँगी। जास्मिन ने हंसते हुए कहा, अरे पर बात क्या है, कहीं फिर से डैनियल जीजू ने आपको परेशान तो नहीं कर दिया? ये सुनकर रोज ने गुस्से के साथ कहा, मिस्टर डैनियल ने नहीं बल्कि उनके बेटे ने परेशान कर दिया। उसे लड़के को एक बार घर आने दो, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। जो हर किसी के साथ कहीं भी चला जाता है उसे मैं पूरी तरह से सुधार कर अपने कंट्रोल में कर लूंगी। ये सुनकर जास्मिन हंसते हुए रुक गई और ना समझी में बोली, वो कहाँ चला गया? इसके जवाब में रोज ने कहा, मैक्स अंकल के साथ उनके ऑफिस गया है। जब से वो गया तब से घबराहट हो रही है, दिल बहुत बेचैन हो रहा है। आज से पहले मुझे ऐसी घबराहट तभी हुई थी जब मैं मिस्टर डैनियल से दूर होने वाली थी, और अब देखो ना, मुझे अपने रावंश के टाइम पर भी वही घबराहट महसूस हो रही है। ये सुनकर जास्मिन उसे हक करते हुए बोली, आप ज्यादा सोच रही हैं, खुद को शांत कर लीजिए। मिस्टर डैनियल रावंश को लेने गए हैं, वो मिल जाएगा और फिर आप हॉस्पिटल में चले जाना। आप खुद को शांत कर लीजिए। ये सुनकर कहा, नहीं तुम समझ नहीं पा रही हो, उसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए मुझे घबराहट हो रही है। पता नहीं वो कैसा होगा, कि हालत में होगा, क्या कर रहा होगा। ये सुनकर जास्मिन अभी कुछ कहती उससे पहले ही उसका रोज का फोन बजना लगा। उसने जल्दी से अपना फोन देखा। डैनियल के कॉल को देखकर वो तुरंत कॉल पिक करते हुए बोली, मिस्टर डैनियल, क्या मेरा बेटा आपके साथ है? वो ठीक है ना? आप उसे घर लेकर आ रहा है ना? मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, मेरी एक बार रावंश से बात कराइए, उसकी आवाज़ सुनकर ही मुझे सुकून मिल जाएगा। एक बार उसके तरफ फ़ोन लेकर कीजिए। लेकिन तभी डैनियल ने कहा, वो मेरे साथ नहीं है। ये सुनते ही रोज ने ना समझी में कहा, मतलब क्या है आपका? आप तो उसे लेने गए थे ना, कहीं आप ऑफिस तो नहीं चले गए थे? मिस्टर डैनियल, आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? मैंने आपसे कहा था कि आप उसे साथ लेकर आइएगा और अब आप खुद ऑफिस चले गए। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? वेल, जाने दीजिए, आपसे तो कहना ही बेकार है, मैं खुद जाकर उसे मैक्स अंकल से ले लेती हूँ। ये कहकर वो कॉल कट करने को हुई, पर तभी डैनियल ने कहा, तुम गलत समझ रही हो, मैं वहाँ गया था पर मुझे वहाँ पर रावंश नहीं मिला। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा रावंश पर
तभी डैनियल आगे कुछ कह पता उससे पहले ही रोज गुस्से से लगभग जोर से चिल्लाई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा गायब नहीं हो सकता। आपने कहा था कि आप उसे वापस लेकर आएंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते मिस्टर डैनियल। मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे वापस चाहिए, और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मैं खुद उसे ढूंढने जाऊंगी। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, तभी मेरा मन बहुत घबरा रहा था। आपसे तो मैं कोई उम्मीद नहीं लगा सकती हूँ। आई हेट यू मिस्टर डैनियल, आई रियली हेट यू। इसी के साथ उसने तुरंत कॉल कट कर दिया। कॉल कट करते ही वो जोर जोर से रोने लगी। उसे ऐसे रोते देखा जास्मिन हैरान हो गई और जल्दी से उसे पकड़ते हुए बोली, दीदी क्या हुआ, तुम्हें ऐसे रोते हुए कभी नहीं देखा। क्या बात है दीदी, सब कुछ ठीक है ना? और आप रावंश को क्या कह रही थी? रावंश कहाँ गायब है? मुझे टेंशन हो रही है दीदी प्लीज, रोज ने रोते हुए कहा। इससे पहले मुझे कभी इतनी ज्यादा कमजोरी महसूस नहीं है जितना मुझे आज अपने बेटे के गायब होने से महसूस हो रही है। मैं एक माफिया हूँ, मुझे ऐसे रोना नहीं चाहिए बल्कि उसे ढूंढना चाहिए, पर मैं अभी खुद को बहुत ही वीक फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बॉडी से किसी ने जान गायब कर दिया। मेरा बेटा गायब हो गया, मेरे बेटे को गायब कर दिया। क्या है, घबराहट हो रही है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि उसे किसने गायब किया होगा। उसे सिर्फ एक ही औरत गायब कर सकती है। ये कहते हुए रोज की आंखें बिल्कुल लाल पड़ गई, जिसे देखकर जास्मिन घबरा कर बोली, डैडी आप क्या करने वाली है? प्लीज आप पहले शांत हो जाए, आपको गुस्सा बहुत बड़ा होता है। हमारा रावंश मिल जाएगा, अगर जीजू ने बोला है तो वो उसे ढूंढ देंगे। प्लीज अब शांत हो जाए। लेकिन दूसरे ही पल रोज ने उसे दूर धक्का दिया और बेड के नीचे से अपनी राइफल निकालते हुए गुस्से के साथ बोली, हिसाब बराबर होगा, या फिर वो मरेगी या फिर मैं मरूंगी, लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। इसी के साथ वो अपनी राइफल लेकर सीधे बाहर की तरफ निकल गई। इधर जास्मिन ये सब देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह गई। इधर दूसरी तरफ एक कॉटेज के अंदर इस वक्त रावंश के जोर जोर से रोने की आवाज गूंज रही थी। रावंश को टेबल के ऊपर बिठाया गया था, उसके छोटे छोटे हाथों को बांध दिया गया था और उसके पैरों को भी बांधा गया था। वो अपना चेहरा इधर से उधर करके चिल्लाए जा रहा था और रोए जा रहा था। लेकिन उसके सामने बैठी मोनिका उसे देखकर पागलों की तरह हंस रही थी। रोते रोते रावंश सिसकने लगा, लेकिन मोनिका को कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो हंसते हुए बोली, काश तुझे ऐसे रोते हुए तेरी माँ भी देख पाती। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाऊंगी। लेकिन वो आखिरी मुलाकात होगी, क्योंकि उसके बाद तुम और तुम्हारी माँ हमेशा के लिए दुनिया से चले जाएंगे। ये कहकर वो और भी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगी। रावंश और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगा, लेकिन मोनिका को उसके रोने पर कोई भी एहसास नहीं हुआ। तभी दरवाजा खुला और अलेक्सा अंदर की तरफ आते हुए बोली, तो फाइनली आपने अपना काम कर दिया। मोनिका ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मैंने कहा था ना कि मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगी। मुझे जल्द से जल्द इसे मौत के घाट उतारना था, इसलिए मैंने अपना काम कर दिया। अब तुम्हें अपना काम शुरू करना होगा। आफ्टर ऑल, जो तुमने रोज का चेहरा अपने चेहरे पर लिया है, अब तुम्हें रोज बनकर मेरे बेटे के पास जाना होगा। ये सुनकर अलेक्सा के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। अलेक्सा, जिसने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर रोज का चेहरा अपने चेहरे पर लगवा लिया था, वो हंसकर बोली, इसी दिन के लिए तो मैंने उसका चेहरा अपने चेहरे पर लगाया था। अब मैं डैनियल की जिंदगी में जाऊंगी और उसे पूरी तरह से अपना बना लूंगी, क्योंकि मुझे पता है अपने बेटे को बचाने के लिए वो रोज शेखावत जरूर यहाँ पर आती होगी। मोनिका ने भी हंसकर कहा, हाँ, मुझे पूरा यकीन है वो जरूर आएगी। लेकिन इधर रावंश ने जब अलेक्सा को देखा तो रोज के चेहरे को वो बहुत ही ध्यान से देखने लगा। जब अलेक्सा ने ये नोटिस किया तो वो एक्टिंग करते हुए बोली, टाइगर बेबी, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ, मम्मा के पास आओ। ये कहकर वो टाइगर के पास आए और उसे अपनी गोद में लेने लगी। टाइगर कुछ पल तक खामोश रहा, लेकिन उसने दूसरे ही पल अलेक्सा को दूर धक्का दे दिया। टाइगर की पकड़ काफी ज्यादा तेज थी, जिस वजह से अलेक्सा संभल नहीं पाए और वो लड़खड़ा गई। ये देखकर मोनिका और अलेक्सा दोनों के ही चेहरे पर गुस्से भरे एक्सप्रेशंस आ गए।
मोनिका ने दांत पीसकर कहा, ये अभी सिर्फ 9 महीने का है, लेकिन अपनी माँ को कितने अच्छे से पहचानता है। अलेक्सा ने भी गुस्से के साथ कहा, हाँ, मेरा चेहरा रोज के चेहरे की तरह है, लेकिन फिर भी ये मुझे अपनी माँ समझने से इनकार कर रहा है। मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं खुद इसे अपने हाथों से मार दूं। लेकिन तभी मोनिका ने कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसकी माँ जरूर आती होगी। तुम अब डैनियल के पास जाओ, वो ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर अलेक्सा ने अपना सिर हिला दिया, जिसके बाद वो वहां से बाहर निकल गई। इधर रावंश अभी भी जोर जोर से रोए ही जा रहा था। लगभग 1 घंटे बाद एक पहाड़ी एरिया पर कार आकर रुकी। रोज अपने हाथ में राइफल लेकर बाहर निकली। वो उस पहाड़ी एरिया की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंची, पीछे से एक आवाज आई, स्वागत है बहुरानी। फाइनली आज तुमसे मुलाकात हो ही गई। रोज जिसके हाथ में राइफल थी, वो गुस्से से अपनी जगह खड़ी हो गई। उसने सामने देखा तो मोनिका कुछ बॉडीगार्ड के साथ खड़ी थी। मोनिका के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल थी। मोनिका को देखकर रोज ने बिना किसी भाव के साथ कहा, मानना पड़ेगा, आप जैसी घटिया औरत मैंने अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखी। आपने बहुत ही घटिया गेम खेला है मेरे बेटे को मोहरा बनाकर। लेकिन आपको नहीं पता अब मैं आपके साथ किस हद तक जा सकती हूँ। या तो आज आप जिंदा रहेंगी या फिर मैं। ये सुनकर मोनिका ने हंसकर कहा, तो फिर तुम्हारी मौत तय है। तुम्हें जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। ये सुनकर रोज ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, वो तो वक्त की बताएगा, लेकिन पहले मुझे मेरा बेटा चाहिए। तुम्हारी मुझसे दुश्मनी है, तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ करो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। वो अभी बहुत छोटा है और 9 महीने का है। वो बिल्कुल नासमझ है। ये सुनकर मोनिका गुस्से से उसकी तरफ आते हुए बोली, अपने बेटे के लिए कितना तड़प रही हो तुम। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं अपने बेटे के लिए किस तरह तड़प रही हूँ? तुम एक माँ हो, तुम्हें एहसास होगा कि जब बेटा दूर जाता है तो कैसे लगता है। क्या तुम्हें मेरी तड़प का एहसास नहीं हो रहा है? ये सुनकर रोज ने स्माइल के साथ कहा, आखिर आप किस मुंह से खुद को डैनियल की माँ कहती है? आप किसी भी तरह से उनकी माँ नहीं है, क्योंकि अगर आप उनकी माँ होती तो आप उन्हें 3 साल की उम्र में अनाथालय छोड़कर नहीं जाती, न ही अब आकर उनके ही बेटे के साथ इतनी घटिया हरकत करती। और जिसे आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उस बच्चे के अंदर आपके बेटे का ही खून है। सच तो ये है कि आपने कभी अपने बेटे से प्यार किया ही नहीं। अगर आपने अपने बेटे से प्यार किया होता तो आज आपको अपने ही खून से इतनी तकलीफ नहीं होती। ये सुनकर मोनिका गुस्से के साथ बोली, तुम मुझे बताओगी कि मुझे अपने बेटे से कितना प्यार है, कितना नहीं? आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या हो? इसके जवाब में बिना किसी भाव के साथ रोज ने कहा, मैं मिस्टर डैनियल की बीवी हूँ और इसी बात का मुझे घमंड है। लेकिन आप कौन हैं? आपको तो खुद के ऊपर घमंड करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मिस्टर डैनियल ने तो आपको अपनी माँ बनाने से इनकार कर दिया है। आप सिर्फ एक औरत है और आप औरत भी नहीं है, क्योंकि एक औरत कभी दूसरी औरत के बच्चे को मारने की कोशिश नहीं करती। आप तो एक शैतान है, एक डायन है। शायद डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन आपने तो अपने ही घर पर वार किया है। आपको शर्म आनी चाहिए खुद के ऊपर। मोनिका ये सुनते ही अब गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, बस बहुत हो गया। मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारी बकबक सुनने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए बुलाया है। क्या तुमने कभी सोचा है कि मुझे तुमसे नफरत क्यों होती है? मैं तुमसे क्यों दुश्मनी कर रही हूँ, या फिर तुम्हारा बेटा जिसके अंदर मेरे बेटे का भी खून है, मैं उसे क्यों मारना चाहती हूँ? ये सब सुनकर रोज ने बिना किसी भाव के साथ कहा, मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं यहाँ से अपने बेटे को सही सलामत लेकर जाऊंगी, मुझे बस इतना पता है। ये सुनकर मोनिका ने हंसकर कहा, तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में पता है? खुद की माँ का जिक्र सुनते ही अचानक से रोज के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो दूसरे ही पल बोली, मॉम के बारे में आप क्या जानती हैं और आपने मेरी मॉम का जिक्र क्यों किया? आप कहना क्या चाहती हैं?
इसके जवाब में बिना किसी भाव के साथ मोनिका ने कहा, तुम्हारी माँ मेरे कॉलेज की बहुत ही खास दोस्त थी। लेकिन अफसोस की बात है, उसने मुझसे धोखेबाजी की, इसलिए मैंने उसे अपने हाथों से मार डाला और अब उसकी बेटी की बारी आई है। इसलिए अब तुम्हें भी मैं उसी तरह मारूंगी जैसे तुम्हारी माँ को मारा था। ये सुनते ही रोज के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो बस शॉक्ड होकर मोनिका को देखती रह गई। तभी मोनिका ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? क्या इसलिए क्योंकि मैंने तुमसे सच्चाई बता दी? वैसे ये सच्चाई तो मैं बहुत पहले ही बता देना चाहती थी, लेकिन क्या करूं? मैं सही वक्त का इंतजार कर रही थी और अब जब तुम खुद भी मरने वाली हो, तो इससे ज्यादा सही वक्त कोई नहीं हो सकता। तभी बहुत ही गुस्से के साथ रोज मोनिका की तरफ बढ़ी और उसके गर्दन को पकड़ते हुए बोली, तुमने मेरी मॉम को मारा था। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम जैसी घटिया औरत को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये कहते हुए वो उसकी गर्दन को बहुत ही बुरे तरीके से दबाने लगी। मोनिका की आंखें बाहर निकल आई। वो इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। उसका चेहरा लाल होने लगा। वो इधर छटपटाने लगी। उसने अपने बॉडीगार्ड की तरफ इशारा किया, लेकिन बॉडीगार्ड्स अपनी जगह से नहीं हिले। ये देखकर मोनिका गुस्से के साथ चिल्लाते हुए बोली, तुम सबको मैंने पैसे दिए हैं। तुम सब क्या कर रहे हो? बचाओ मुझे, ये लड़की मुझे मार डालेगी। लेकिन बॉडीगार्ड्स ने फिर भी कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। ये देखकर मोनिका की आंखें और भी ज्यादा बड़ी होने लगी। लेकिन तभी रोज ने एक जोरदार पंच मोनिका के चेहरे पर मारा। मोनिका धम्म से जमीन पर जा गिरी। वो दर्द में चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे मार सको। लेकिन रोज उसके ऊपर आई और उसकी गर्दन को दबाते हुए बोली, जिस बॉडीगार्ड को तुम यहाँ पर लेकर आई हो, उन्हें पैसे देकर पहले ही मैंने खरीद लिया है। उनकी कोई औकात नहीं है कि वो मेरे खिलाफ जा सके। ये सुनते ही मोनिका बिल्कुल दंग रह गई और वो तुरंत बॉडीगार्ड को देखकर बोली, इसका मतलब ये तुम्हारी तरफ है। ये सुनकर रोज तिरछा मुस्कुराए और तभी सभी बॉडीगार्ड रोज की साइड में आकर खड़े हो गए। मोनिका ये सब देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शायद तुम भूल रही हो, अभी भी तुम्हारा बेटा मेरे पास है। उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर रोज ने भी गुस्से के साथ कहा, मेरे बेटे को तो कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन अब तुम्हें जरूर मरना होगा। ये कहकर वो उसकी गर्दन को और भी कसकर दबाने लगी। मोनिका इधर से उधर छटपटाने लगी। उसे सांस नहीं आ रही थी, लेकिन रोज ने उसे नहीं छोड़ा। वो गुस्से से बिल्कुल पागल हो गई थी। अब मोनिका की आंखें भी लाल हो चुकी थी और उसकी सांस लगभग निकलने ही वाली थी कि तभी वहां पर एक गुस्से भरी आवाज आई, उन्हें छोड़ दो, वरना तुम्हारा बेटा सीधे खाई के नीचे जाएगा। फिर उसी के साथ उसके कान में रावंश के रोने की भी आवाज गई, जिसे सुनते ही रोज के एक्सप्रेशन पूरी तरह से काले पड़ गए। उसने तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया तो सामने खाई से लटका हुआ रावंश था और उसके साथ एक आदमी भी खड़ा हुआ था। अपने बेटे को ऐसे खाई में लटके देख रोज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत चिल्लाते हुए बोली, टाइगर। रावंश जो एक झूले पर खाई में लटक रहा था, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मा मम्मा। रोज की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ने लगी। इधर मोनिका ने खुद को संभाला और गुस्से से बोली, तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगी? हरगिज नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दूंगी। ये कहकर वो गुस्से से अपनी जगह से उठी और इधर रोज तुरंत उस खाई की तरफ गई। वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, टाइगर तुम्हें कुछ नहीं होगा। बेबी मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम मुझ पर यकीन रखना। रावंश बहुत ही ज्यादा रो रहा था। इधर मोनिका ने हंसते हुए कहा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। ये सब तमाशा देखते देखते रोज बिल्कुल खाई की तरफ आ चुकी थी। वो इस वक्त कुछ समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसका बेटा खाई में लटक रहा था। तभी वहां पर कार आकर रुकी।
कार रुकने की आवाज से सबकी नज़र उस तरफ चली गई, तो दूसरे ही पल उस कार से डैनियल बाहर निकला। डैनियल को देखते ही रोज तुरंत चिल्लाते हुए बोली, मिस्टर डैनियल देखिए हमारे बेटे को। हमारा बेटा इस तरह से खाई में लटक रहा है। प्लीज मिस्टर डैनियल कुछ कीजिए। आपकी माँ ने उसकी ऐसी हालत की है। डैनियल ने बहुत ही गुस्से के साथ मोनिका की तरफ देखा, तो मोनिका जल्दी से अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोली, ये झूठ बोल रही है, बल्कि मैं खुद यहाँ पर इसे बचाने के लिए आई थी। मुझे पता चला था कि तुम्हारा कोई दुश्मन तुम्हारे बेटे को उठाकर लेकर गया है। मेरा यकीन करो डैनियल, मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये मेरा पोता है। मैं भला उसके साथ ऐसा क्यों करूँगी। रोज ये सुनकर गुस्से के साथ बोली, तुम औरत कहलाने लायक नहीं हो, तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर उसने अपनी राइफल उठाई और सीधे गोली मोनिका के ऊपर चला दी। गोली मोनिका के कंधे के आर पार हो गई और वो दर्द में बुरी तरह चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ी, जिसे देखते ही डैनियल तुरंत बोला, ये क्या कर रही हो तुम, रुक जाओ। लेकिन रोज गुस्से के साथ बोली, इस औरत ने मेरे बेटे को इस हालत में पहुंचाया है और आप अभी भी इसकी साइड ले रहे हैं। आई हेट यू मिस्टर डैनियल। ये सुनकर डैनियल गुस्से से बोला, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, बल्कि मैं तो उन्हें संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम फिक्र मत करो, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा, मैं उसे बचा लूंगा। लेकिन रोज मोनिका के ऊपर फिर से गोली चलाते हुए बोली, नहीं, अब जब तक मैं इस औरत को मार नहीं डालूंगी तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। इसी के साथ वो फिर से मोनिका के ऊपर गोली चलाने लगी। डैनियल ये सब देखकर गुस्से से बोला, तुम पागल हो गई हो। मैंने कहा ना, रुक जाओ, ऐसा मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। तुम शांत रहो, अभी हमारे बेटे को बचाना ज़्यादा जरूरी है। इस औरत के साथ क्या करना है मैं देख लूंगा। लेकिन रोज ने गुस्से के साथ कहा, आप इतने वक्त से देखते ही आ रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए, पर अब मैं इस औरत को नहीं छोड़ने वाली। ये कहते हुए उसने फिर से मोनिका के ऊपर गोली चलाई, जो अब उसके पेट के आर पार हो गई। मोनिका खून से लथपथ बुरी तरह तड़पने लगी। ये सब देखकर डैनियल और भी ज्यादा गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन रोज खुद गुस्से में पागल हो चुकी थी। इधर रावंश भी रोए जा रहा था। डैनियल भी गुस्से से उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी डैनियल उसके करीब जा पाता, उससे पहले ही जिस रस्सी से रावंश लटक रहा था उस पर किसी ने गोली चला दी। ये देखते ही रोज के पैरों तले जमीन खिसक गई। रावंश नीचे खाई में गिरने लगा, जिसे देखकर रोज ने बंदूक को वहीं पटक दिया और डायरेक्ट उसके साथ खाई में ही कूद गई। टिगर। डैनियल के कदम अपनी जगह बिल्कुल जम से गए और वो बस एक टक सामने का नज़ारा देखकर चिल्लाया, रोसी। 3 साल बाद